नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के 56 सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। 55 तक हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं 56 क्या कहता है। 56 बताता है पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबंधन, जो बाद में, पार्श्विक मतलब बाद वाला, जो बाद वाला क्रेता है उसके द्वारा क्रमबंधन के बारे में 56 बात करता है। यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, पहली बात तो ये है कि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है। दूसरी बात यह है कि उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को, तीसरी बात है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, यदि कोई संविदा नहीं है तो अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से, क्रेता है जो क्रेता है, खरीदने वाला है, वह उक्त बंधक ऋण को, जो बंधक का ऋण है, उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से, मतलब जो उसे संपत्ति बेची नहीं गई है, तो उन संपत्तियों में से जहाँ तक कि उससे या उससे उसकी तुष्टि हो सकती है, मतलब तुष्टि हो सकती है, इतना जरूरी है। तुष्टि कराने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसके बंधकदार या ऐसे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्तियों की या उक्त संपत्तियों में से किसी के प्रतिफलार्थ हित अर्जित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए नामक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ए नामक व्यक्ति है, इसकी दो या दो से अधिक संपत्ति हैं, ठीक है। ये एक बी नामक व्यक्ति को अपनी दो या दो से अधिक संपत्ति बंधक पर रख देता है। बंधक पर रख देने से वो संपत्ति मतलब धन प्राप्त कर लेता है। जब वह बंधक पर रखता है तो इसी में से जो दो संपत्ति थी, मान लेते हैं 1 और 2 नामक संपत्ति थी, और ये 1-2 नामक संपत्ति बी के पास बंधक रखी गई थी, इसमें से ये जो 2 वाली संपत्ति है, इसको यह सी नामक व्यक्ति को बेच देता है। अब सी नामक व्यक्ति को बेच देता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सी है जो मतलब पार्श्विक वाली क्रेता है, जो बाद वाला क्रेता मतलब ये है, सी है, तो सी यह बंधकदार से, जिसे बंधक किया गया है, उससे कह सकता है, बी से कहेगा कि आप जो दूसरी संपत्ति है, एक संपत्ति है जो आपके पास बंधक है, इस संपत्ति को बेचकर आप अपना क्रय, आपका जो पैसा है आप उसे वसूल कर लो। यदि वह वसूल नहीं होता है, फिर आप जो बी, जो दूसरा संपत्ति है जो मुझे बेची गई है, आप उसे फिर वो कर सकते हैं। ये दूसरा कब आप कर सकते हैं, यदि ए ना जो पहली वाली संपत्ति है, इससे यदि आपकी धन की प्रतिपूर्ति नहीं हो जाती, आवश्यक ना हो, मतलब यदि आवश्यक नहीं हो, यदि उसकी पूर्ति हो जाती है, उसका पूरा पैसा एक वाली संपत्ति से वसूल हो जाता है, तो आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरी संपत्ति को बेचे। तो यह जो सी है वो सी से आग्रह कर सकता है बी से कि आप पहली वाली संपत्ति को बेच दीजिए जिस पर मेरा हक नहीं है, और जो जिससे आपकी तुष्टि हो जाएगी तो ठीक है, यदि इससे आपकी तुष्टि नहीं हो जाती तो आप ये 2 वाली संपत्ति जो मुझे बेची गई है, आप इसे फिर बेच देना। तो सिर्फ इतनी ही बात करता है, इसमें यही बात लिखी गई है कि जहाँ उससे तुष्टि हो सकती है, तुष्टि कराने के लिए हकदार है, मतलब ये जो फर्स्ट वाली संपत्ति है उससे यदि तुष्टि हो जाती है तो ठीक है, हकदार है, यदि नहीं होती है तो फिर, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार की, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि उससे भी उसकी तुष्टि नहीं हो पा रही तो वो जो दूसरी वाली संपत्ति है वह उसे बेचने के लिए मना कर दे, तो जो बंधकदार है उसके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यदि बंधक पहले हुई है संपत्ति, तो जिसे बंधक की हुई है पहले उसका अधिकार ध्यान में रखा जाएगा कि उसे पूरे संपत्ति में से पैसा मिल जाए, फिर पार्श्विक वाले को ध्यान में रखा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें यही बात है कि यदि पहले वाले की तुष्टि हो जाती है, पहले वाले बंधकदार को पूरा पैसा मिल जाता है, तो वो कुछ नहीं करेगा। यदि उसे पैसा नहीं मिलता है तो भले ही वो संपत्ति बेच दी गई हो, वो उस संपत्ति से में भी अपना हित अर्जित कर सकता है और उतना पैसा ले सकता है जितना उसे बंधक में उसने दिया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।